and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 19th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about India's getting elected to United Nations Security Council. This topic is important from our syllabus paper 4 international relations point of view, especially from the subtopic important international institutions and agencies. सबसे पहले recent development देखते हैं. तो as I said, India has been elected as a non-permanent member to the United Nations Security Council for a 2-year term that will start from the next year, that is from 2021 to 2023. India will remain a member of United Nations Security Council. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बार ज़रा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. वैसे तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. 15 कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अमंग्स दोज 15, 5 आर परमानेंट कंट्रीज़. परमानेंट कंट्रीज़ आर द US, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना. और ये 5 परमानेंट कंट्रीज़ के अलावा देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से. जबकि परमानेंट मेंबर, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, दे आर फिक्स्ड. वो उनकी मेंबरशिप हमेशा ही बनी रहती है. कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग के बेसिस पे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग पे डिसीजन नहीं लिया जाता है. वोटिंग इज़ डन एंड डिसीजन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ 9 आउट ऑफ 15 वोट्स. तो यानी कि अगर कोई भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने अगर रखा जा रहा है तो कम से कम 9 मेंबर कंट्रीज़ उसको ज़रूर सपोर्ट करने चाहिए, तभी जाकर के वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट होगा. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, दीज 5 परमानेंट मेंबर्स, दे हैव अ वीटो पावर. वीटो पावर मतलब अगर इनमें से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया कि वो इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रपोज रिजोल्यूशन है और उसको इनमें से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया, देन दैट रिजोल्यूशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वीटो पावर. एंड दीज 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंजॉयज वीटो पावर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर कंट्रीज़ होते हैं और सारे कंट्री के पास एक एक वोट होता है. 1 कंट्री 1 वोट फॉलो होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. और हर साल इलेक्शन होती है. देखो 10 सीटें हैं फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो हर साल इलेक्शन होती है 5 सीटों के लिए. तो इससे होता क्या है कि हर दूसरे साल नए मेंबर्स आते रहते हैं. हर एक मेंबर का सीट 2 साल के लिए ही होता है. फॉर एग्जांपल इस साल 5 कंट्री चुने गए, तो 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर से उनकी मेंबरशिप स्टार्ट होगी. फिर नेक्स्ट ईयर 5 कंट्रीज़ फिर से चुने जाएंगे, उनकी मेंबरशिप 2022 से स्टार्ट होगी. फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर से 5 कंट्री चुने जाएंगे. तब तक वो कंट्री जिनकी 2021 में मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी. तो इस तरीके से 10 नॉन परमानेंट सीटें हैं और हर साल 5-5 कंट्री को इलेक्ट करके हर नॉन परमानेंट कंट्री की जो ड्यूरेशन है, मेंबरशिप है, उसको 2 साल के लिए लिमिट कर दिया जाता है. द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म्स एंड दैट टर्म इज़ नॉन रिन्यूएबल. मतलब एक बार आपका 2 ईयर का टर्म ख़त्म हो गया तो आप वापस से कॉन्टीन्यूअस टर्म में नहीं इलेक्ट होकर के आ सकते हैं. इलेक्शन फॉर 5 सीट्स आर हेल्ड एवरी ईयर एज आई सेड. और इस तरीके से हर साल 5-5 कंट्री का 5-5 सीटों के इलेक्शन होता है, जिससे हर कंट्री का जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की फिक्स होती है. एंड टू गेट इलेक्टेड अ कंट्री मस्ट गेट 2/3 वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका 2/3 वोट किसी एक कंट्री को ज़रूर मिलना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल.
अब जरा सा देखते हैं कि किस तरह से वोटिंग होती है। देखो लगभग 10 सालों के बाद राइट आफ्टर 2011 अब इंडिया वापस से इलेक्ट होकर के आया है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो APSC हो या UPSC हो, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसका वोटिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग पर्पस के लिए दुनिया भर के कंट्रीज़ को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है, उसका नाम है एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप। दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप में ये नॉर्थ यूरोप और वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ आते हैं, प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ आते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, कनाडा और प्लस नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज सारे के सारे इस ग्रुप में आते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है उसका नाम है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल इलेक्शन होता है, तो हर साल अलग अलग ग्रुप को अलग अलग सीट अलॉट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप को 2 सीटें अलॉट की गई हैं इवन ईयर में। वो साल जो इवन से ख़त्म होता है उस साल में एशिया और अफ्रीका ग्रुप को 2 सीटें अलॉट की गई हैं और 3 सीटें अलॉट की गई हैं एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप को इन ऑड ईयर। वेस्ट यूरोप एंड अदर ग्रुप को 2 या 2 सीटें दी गई हैं इन इवन ईयर एंड 1 सीट हैज़ बीन गिवन और अलॉटेड इन द ऑड ईयर, वाइल लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप हैज़ बीन गिवन 1 सीट ईच इन ऑड एज वेल एज इवन ईयर। और ये जो साल हमारा 2020 है, दिस इज़ एन इवन ईयर, क्योंकि ये इवन नंबर से ख़त्म हो रहा है, राइट। 20 इज़ एन इवन। तो इसके हिसाब से एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप को 2 सीटें मिलनी हैं इस साल, बिकॉज इट इज़ एन इवन ईयर। तो उस हिसाब से एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप को 2 सीटें मिली हैं। और इसमें भी एशिया एंड अफ्रीका ग्रुप को 2 सीटें मिली हैं, उसमें से भी एशिया से इलेक्ट होकर के गया है इंडिया, जबकि अफ्रीका से 2 कंटेस्टेंट थे, केनिया एंड जिबूती। दोनों ने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी 2/3 वोट्स नहीं मिल पाए एंड दैट इज़ वाई नाउ दे आर गोइंग फॉर री इलेक्शन। तो ये वापस से इलेक्शन लड़ेंगे और जब तक इन दोनों में से किसी एक को 2/3 वोट्स नहीं मिल जाते हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तब तक कोई भी कंट्री इलेक्ट होकर के नहीं आ सकता। उसके अलावा वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप में देखो 2 सीट्स इज़ देयर फॉर इवन ईयर। तो 2020 में इनके लिए 2 सीटें हैं और उन 2 सीटों से इलेक्ट होकर के आए हैं नॉर्वे एंड आयरलैंड। और लैटिन अमेरिका ग्रुप को, आपको जैसा कि मैंने बताया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप को 1 सीट अवेलेबल है इन बोथ ऑड एज वेल एज इवन ईयर। तो ये इवन ईयर है, इस साल भी इनको 1 सीट अवेलेबल है और उस 1 सीट से मेक्सिको जीत करके आया है। तो अभी भी 1 सीट खाली है, वो अफ्रीका वाली सीट खाली है जिसमें केनिया और जिबूती अभी कॉन्टेस्ट करेंगे। और इन दोनों में से जो भी 2/3 सीट वोट कलेक्ट कर पाएगा ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो वापस से नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्ट हो जाएगा ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जरा देखते हैं कि एक बार इलेक्ट होने के बाद जब 2 साल का टर्म इंडिया को मिल गया है, तो अब इंडिया क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा, इंडिया के क्या प्रायोरिटीज़ होंगे एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर रिलीज्ड अ ब्रोशर। उस ब्रोशर का नाम है न्यू ओरिएंटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये ब्रोशर इंडिया इलेक्ट होने से पहले ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये ब्रोशर रिलीज़ किया था। जैसे इस ब्रोशर का सिग्निफिकेंस समझ लो, जैसे हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं कि हम जीत करके आ गए तो हम ये स्टेप्स लेंगे। वैसे ही इंडिया ने एक ब्रोशर रिलीज़ किया था जिसमें उसने बताया था कि इफ़ इंडिया गेट्स इलेक्टेड तो इंडिया कौन कौन से डायरेक्शन में काम करेगा। उस ब्रोशर का नाम है नॉर्म्स। तो ये नॉर्म्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू ओरिएंटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। In this brochure, India has highlighted the goals of India at United Nations Security Council as a non-permanent member. तो ये 4 इंपॉर्टेंट गोल इंडिया ने हाईलाइट किए हैं अंडर फॉर इटसेल्फ इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। सबसे पहला है टू मेक द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक मोर डेमोक्रेटिक। देखो, एक बात तो तय है कि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, दे बिलीव कि ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, दे फेवर
these organizations themselves, they favor the developed countries more. They frame policies in such a manner that developed countries are helped more and developed countries are benefited more. और इस कारण से इंडिया की हमेशा से ही एक पॉलिसी रही है कि ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इनको ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ताकि दे मस्ट टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. उसके अलावा दूसरा जो गोल है इंडिया का, दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी एक्सपैंडेड एंड मोर कंट्रीज शुड बी इंक्लूडेड अंडर इट. देखो, बहुत टाइम से इंडिया का ऐसा मानना है कि इंडिया इज़ ए राइटफुल कैंडिडेट टू गेट अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिली अभी 2 साल के लिए, लेकिन इंडिया बिलीव्स कि बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट टू ऑन सच ए लार्ज स्केल, उसके अलावा बीइंग सच ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऑन इंटरनेशनल फॉरम्स, इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो काफ़ी टाइम से ड्यू है. तो इंडिया वापस से इस डिमांड को रेज करेगा. देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए कोई भी जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा वो सिक्योरिटी काउंसिल से ज़रूर पास होना चाहिए. और कभी भी इस तरह का जब रिजोल्यूशन रखा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए और ज़्यादा कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाए एज परमानेंट मेंबर, तो कोई ना कोई मेंबर कंट्री जो परमानेंट मेंबर कंट्री है उस रिजोल्यूशन को वीटो कर देता है. इसलिए टेक्निकली इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपैंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंक्लूड मोर एंड मोर कंट्रीज एज permanent member of United Nations Security Council. Nevertheless, India will try to expand it, make it more inclusive, more democratic, and get India included in United Nations Security Council as a permanent member. तीसरा जो गोल है इंडिया का, दैट इज़ टू अटेन ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन. तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी एक फोर्स है, अपनी एक आर्मी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स या यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आर्मी. अब वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आर्मी किस तरह से फंक्शन करेगी, इस पे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है और काफ़ी ज़्यादा ओपेकनेस रहता है उसकी एक्टिविटी पे, क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो P5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट कंट्रीज़ जैसे कि US, ब्रिटेन, ये लोग ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का इस्तेमाल अपने वेस्टेड, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब 2003 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन वाज यूज्ड टू अटैक इराक अंडर सद्दाम हुसैन. अभी के टाइम में दुनिया भर के ज़्यादातर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि जो इराक के ऊपर अटैक किया गया था 2003 में ऑन ग्राउंड्स की सद्दाम हुसैन वाज होल्डिंग केमिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो पूरा का पूरा अटैक जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण किया गया था. US प्रेसिडेंट जो उस टाइम के जॉर्ज बुश जूनियर थे, ही वांटेड टू अटैक इराक फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, लेकिन उसके लिए फोर्स यूज किया गया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मिसयूज किया गया इंटरनेशनल फोर्स का. इस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश से, फिर इंडिया के आर्म फोर्सेस की दी जाती है और इनका इस्तेमाल कर रही हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, P5 कंट्रीज़ हैं, फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. तो ये इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता. इंडिया वांट्स ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन. उसके अलावा इंडिया वांट्स टू पुश फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म. तो देखो, इंटरनेशनल टेररिज्म पे कोई लॉ नहीं है कि कोई किस ऑर्गेनाइजेशन को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील करना है इंटरनेशनल लेवल पे. इसका कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है. दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, तमाम चीज़ों के लिए, डेजर्टिफिकेशन, उन सब के लिए इंटरनेशनल लॉ हैं. चाहे वो शिपिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए भी लॉ हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी. लेकिन टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए कोई एक इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो पूरे दुनिया भर के कंट्रीज़ में एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करे. और इस कारण से इंडिया चाहता है कि एक इंटरनेशनल लॉ लाया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म को कर्ब करने में हेल्पफुल हो. और इसके लिए इंडिया ने एक रिजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने वे बैक इन 1996. उस रिजोल्यूशन का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म. लेकिन ये रिजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हो पाया है और इस कारण से अभी तक कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बन पाया है ऑन टेररिज्म. और अब इंडिया चाहेगा कि जो पुराना 1996 में जो इंडिया ने रिजोल्यूशन रखा था
उसको अब पास कराया जाए वंस इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट यहाँ पे हमने दिया है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड द यूज ऑफ फोर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज डन बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो, जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो फैसला लेने का अधिकार बस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स वाइल रिमेनिंग आर नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड परमानेंट मेंबर्स हैव अ वीटो पावर ओवर एनी रिजोल्यूशन। एनी डिसीजन विल बी मेड ओनली व्हेन 9 कंट्रीज फेवर दैट रिजोल्यूशन। अब यूनाइटेड नेशन का कुछ क्रिटिसिज्म भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे दिया गया है। देयर आर सम परमानेंट मेंबर्स एंड दिस परमानेंट मेंबर मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन अनडेमोक्रेटिक। इन लोगों को अनड्यू पावर मिल गया है और इसका वो कई दफ़ा मिस यूज भी करते हैं, अपने वेस्टेड पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये P5 कंट्रीज इस वीटो पावर का। इसके कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे। चाइना एंड रसिया हैव वीटोड 4 ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन सीरिया सिंस 2011। तो देखो, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है राइट सिंस 2011 और उसमें लगभग 70 लाख पीपल हैव डिस्प्लेस्ड, मिलियंस हैव बीन किल्ड, चिल्ड्रन आर नाउ माल नरिश्ड। लेकिन सीरिया के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स अभी तक नहीं भेजी गई है। अभी तक सीरिया के अंदर पीस नहीं लाया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना सारा कैटेस्ट्रॉफी, मैन मेड कैटेस्ट्रॉफी बिकॉज ऑफ सिविल वॉर इन सीरिया हो चुका है। और उसके पीछे जो एकमात्र कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ये P5 कंट्रीज़ हैं वो आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब भी कोई एक रिजोल्यूशन लाया जाता है जिससे लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाएगी, तो चाइना और रसिया उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आपको वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाइना एंड रसिया इज सपोर्टिंग बशर अल असद रिजाइम और वो चाहते नहीं है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ जा कर के बशर अल असद को हटा दे। और इस कारण से जब भी कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है वहाँ पे सिविल वॉर को ख़त्म करने के लिए और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने के लिए इन सीरिया, तो चाइना और रसिया उसको ब्लॉक कर देते हैं। दिस कैन बी सीन एज मिसयूज, पर्सनल यूज फॉर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट बाई चाइना एंड रसिया। तो किस तरीके से ये अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में, ये इसका बढ़िया एग्जांपल है। उसके अलावा यूएस ने 42 टाइम्स रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया अगेंस्ट इजराइल। इजराइल और पैलेस्तीन इशू भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि इजराइल कीप्स ऑन हरासिंग, टॉर्चरिंग द पैलेस्टीनियन पीपल। they have been secluded in small territories, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, और उनके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, बेसिक सिविल राइट्स उनको नहीं दिए जाते हैं। और इजराइल के खिलाफ जब भी कोई रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको यूएस वीटो कर देता है। पैलेस्तीन को अभी तक परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाई यूनाइटेड नेशन के अंदर, जस्ट बिकॉज जब भी इस तरह का रिजोल्यूशन रखा जाता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस उसको वीटो कर देता है। और इसी तरीके से चाइना जब भी कोई रिजोल्यूशन रखा जाता है इन ऑर्डर टू गिव परमानेंट मेंबरशिप टू ताइवान, तो उसको वीटो कर देता है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर का मिसयूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इस कारण से ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक एंड इंडिया वांट्स टू रिफॉर्म इट। इंडिया वांट्स टू मेक इट मोर एंड मोर डेमोक्रेटिक, मोर एंड मोर इंक्लूसिव। अगर ये इंटरनेशनल फोरम है तो यहाँ पे कोई भी कंट्री अपना वेस्टेड नेशनल इंटरेस्ट लेकर के नहीं आना चाहिए। इस इंटरनेशनल फोरम में बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से फैसले होने चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि कभी भी इम्पार्शियल तरीके से डिसीजन यहाँ हो नहीं पाते हैं। अब जरा सा कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो इंडिया ने एक रिजोल्यूशन रखा था फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म, उसके बारे में भी ब्रीफली समझ लेते हैं। As I said, this was a proposal that was put by India in 1996, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था that there should be an international law against terrorism। और ये रिजोल्यूशन रखा गया था at यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसके अंदर के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव जरा समझते हैं। द फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म।
दैट ऑल 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मस्ट अडॉप्ट। देखो अभी दुनिया भर में प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमें सूट करता है उसको हम टेररिस्ट नहीं बोलते हैं, जो हमें सूट नहीं करता है उसको हम टेररिस्ट बोल देते हैं। तो इस तरीके से अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिव हैं उनको पाकिस्तानी लोग उसको टेररिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, उसको पाकिस्तानी बोलेंगे कि दे आर फ्रीडम फाइटर्स। और वैसे ही बलूचिस्तान के अंदर जो लोग भी बलोच ट्राइब के लोग, आपने नाम जरूर सुन रखा होगा, बलोच ट्राइब के लोग जो बलूचिस्तान के अंदर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको इंडिया फ्रीडम फाइटर्स की तरह या रिवोल्यूशनरी की तरह देखेगा। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट और विल नॉट सी दोज फाइटर्स एज टेररिस्ट। तो इस कारण से एक इंटरनेशनल डेफिनेशन होना ज़रूरी है ऑफ टेररिज्म। यही प्रपोजल रखा था इंडिया ने इन इट्स दिस प्रपोजल और रिजोल्यूशन नेम्ड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि देयर मस्ट बी अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल 193 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके अलावा दूसरा प्रपोजल था दैट ऑल टेरर ग्रुप्स शुड बी बैंड। दुनिया में कोई भी इस तरह के टेरर ग्रुप्स अलाउड नहीं करनी चाहिए फंक्शन करना। एंड प्रोसिक्यूट ऑल टेररिस्ट अंडर स्पेशल लॉज। तो दुनिया के सारे कंट्रीज़ एक स्पेशल लॉ बनाए, जैसे हमारे देश में भी कई सारे लॉ हैं जैसे UAPA वगैरह, इन ऑर्डर टू डील अगेंस्ट टेररिस्ट। इस तरह के लॉ सारी कंट्रीज़ बनाएं और सारे टेररिस्ट को दे शुड बी ब्रॉट अंडर जस्टिस। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुड बी मेड एन एक्स्ट्राडेटेबल ऑफेंस वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर मान लो जैसे हाफिज़ सईद जैसे क्रिमिनल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, अजहर मसूद जैसे क्रिमिनल जो पाकिस्तान से बैठ करके इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड बी मेड एन एक्स्ट्राडेटेबल ऑफेंस। मतलब उन सारे टेररिस्ट को इंडिया में एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर दूसरे देश में अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है तो उस टेररिस्ट को उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे वो टेररिज्म फैलाता हुआ पाया गया वहाँ पे एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए। ये सारे प्रपोजल दिए थे इंडिया ने, एंड दीज प्रपोजल्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अगेंस्ट टेररिज्म। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इंटरनेशनल टेररिज्म बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इस रिजोल्यूशन को अभी तक पास होने नहीं दिया। उसमें जो सबसे मेजर ऑब्स्ट्रक्शन आए हैं दैट हैज़ कम फ्रॉम द US, it has come from Organization of Islamic Countries and the Latin American countries. They have objected to many of the provisions of this proposal made by India. The next article is taken from national segment. It is about Puri Rath Yatra stayed this year, and this topic is important from our syllabus paper 2 art and culture point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड एनुअल रथ यात्रा एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ एट जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा पुरी दिस ईयर। तो आप सब ये जानते होंगे कि उड़ीसा के पुरी शहर के अंदर जगन्नाथ टेम्पल है, दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर टेम्पल, और वहाँ पे हर साल एक रथ यात्रा निकलती है और रथ यात्रा में काफ़ी भीड़ होती है। कई सारे तरह के ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं और उसमें इस तरह की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और कंसिडरिंग द COVID-19 आउटब्रेक दिस ईयर, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड दैट देयर विल बी नो जगन्नाथ यात्रा दिस पर्टिकुलर ईयर। A bench of Supreme Court that was headed by Chief Justice of India S.A. Bobde gave this order. S.A. Bobde साहब ने कहा कि अगर हमने इस साल जगन्नाथ यात्रा अलाउ कर दी तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस कारण से कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं COVID-19 से और उसके कारण और ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफी फैल सकती है, एंड वी कैन नॉट अलाउ दिस। सो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के का साथ ही द जगन्नाथ पुरी यात्रा दिस ईयर हैज़ बीन कैंसल्ड। तो देखो अब इस साल न्यूज़ में आया है पुरी जगन्नाथ टेम्पल, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल या उसके कल्चर से रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है। तो जगन्नाथ पुरी टेम्पल के बारे में ज़रा सा यहाँ समझते हैं। देखो जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोड़ा, और इसके अलावा जो सन टेम्पल है इन कोणार्क इन उड़ीसा दैट इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोड़ा। तो ये दोनों टेम्पल को वाइट पगोड़ा नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द वाइट स्ट्रक्चर इन दीज टेम्पल्स। जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज यमनिका तीर्थ।
तो इसको यमनिका तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा मानना जाता है, ऐसा अवधारणा है और यहाँ के लोगों की थिंकिंग है कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर यमराज की भी पावर्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर किसी की डेथ नहीं हो सकती क्योंकि यमराज भी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यमनिका तीर्थ. It is a belief, a popular belief about Jagannath temple. This Jagannath temple is part of चार धाम. चार धाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा. हिंदू धर्म के अंदर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड. कोई भी अगर मान लो डिवाउट हिंदू है तो वो अपने जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा करना ज़रूर चाहता है, और ये जो जगन्नाथ पुरी टेम्पल है उन चार धाम में से एक धाम है. तो जो चार धाम है हिंदू धर्म के वो हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम. एंड द आइडल ऑफ जगन्नाथ इज़ मेड अप ऑफ वुड. ये एक काफ़ी पेक्यूलियर चीज़ है. देखो इन जनरल हिंदू टेम्पल्स में जो आइडल्स होते हैं दे आर आइदर मेड अप ऑफ मेटल्स और स्टोन्स, लेकिन जगन्नाथ पुरी टेम्पल के अंदर ये काफ़ी पेक्यूलियर चीज़ है. द आइडल्स आर मेड अप ऑफ वुड. The temple was constructed in 12th century by King अनंत वर्मन देव of Eastern Ganga dynasty. ये जरूर याद कर लेंगे. And the temple is famous for its annual Rath Yatra or chariot festival in which three principal deities Jagannath, भालभद्र एंड सुभद्रा, ये तीन प्रिंसिपल डिटीज़ इनकी यात्रा निकाली जाती है. इनको एक बड़े से चैरियट पे बिठाया जाता है और फिर घुमाया जाता है. इसी को कहते हैं जगन्नाथ पूरी यात्रा, जो हर साल निकाली जाती है. इस साल वो 23 जून को निकाली जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जगन्नाथ पूरी यात्रा इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है. The next article is taken from economy segment. It is about Garib Kalyan Rozgar Abhiyan. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view, especially from the subtopic employment point of view. तो देखो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. प्रधानमंत्री मोदी will launch गरीब कल्याण रोजगार अभियान on 20th जून, यानी कि कल एक योजना लॉन्च की जाएगी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान. ये योजना के जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आज ही आ गए हैं, इसलिए हम आज इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको फॉर्मली कल लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सारे लोग, वो सारे वर्कर्स जो शहर के क्षेत्रों में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद, सूरत, इस सारे जगहों पे काम कर रहे थे, जो अब कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण अपने अपने विलेजेस लौट करके आए हैं, उन सब लोगों को अपने विलेज के एरिया में ही मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ऑब्जेक्टिव है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का. लगभग ऐसा एस्टिमेशन है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अनाउंस्ड ड्यू टू कोविड-19. और ये जो स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वो उनमें से 1 करोड़ में से कम 67 लाख वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचाएगा. ये स्कीम को कल फॉर्मली अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम तेलिहार विलेज इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इस स्कीम के बारे में ज़रा समझते हैं कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी. तो देखो 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज़्यादातर मजदूर रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मजदूर बाहर से वापस अपने अपने नेटिव प्लेसेस में आए हैं. दीज 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे ज़्यादातर मजदूर बाहर काम कर रहे थे और वो लौट करके आए हैं. ये 6 स्टेट्स हैं: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान. और यहाँ के 116 डिस्ट्रिक्ट्स को, इनमें भी पूरे स्टेट को नहीं लाया गया अंडर दिस स्कीम. दिस इज़ अ टारगेटेड स्कीम जिसमें इन 6 स्टेट्स के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है. वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज़्यादातर मजदूर जहाँ से बाहर से अपने नेटिव प्लेस पे आए हैं. तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 67 to 70% माइग्रेंट वर्कर्स इस स्कीम के अंदर कवर हो जाएंगे. और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इन सारे वर्कर जो भी बाहर से लौट करके आए, सबका एक डेटा सेट तैयार किया जाएगा, सबकी अपनी अपनी स्किल मैपिंग की जाएगी कि जो भी ये लोग बाहर रहते थे इनकी क्या क्या स्किल सेट थी. कोई कारपेंटर होगा, कोई फिटर होगा, कोई मान लो मेसन होगा, उन सब की अपनी एक स्किल की एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक डेटा सेट क्रिएट किया जाएगा. और उसके बाद इन सब लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
रूरल हाउसिंग स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अर्बन हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल कनेक्टिविटी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस तरह के कम से कम 25 स्कीम जो भारत सरकार की चल रही हैं, ग्राम पंचायत बिल्डिंग स्कीम, इन सब को लाया जाएगा अंडर दिस गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इन सारे 25 स्कीम के अंदर इन सारे लोगों को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट। तो इस तरीके से इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि इन सारे लोगों को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट दी जा सके इन देयर नेटिव प्लेस इटसेल्फ। और ये जो स्कीम होगा दैट विल बी ए मिशन मोड स्कीम, मतलब कि इसको बिल्कुल टाइम बाउंड फैशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस बोल करके रहने दिया। विद इन 125 डेज, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, दैट दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली। इन सारे लोगों को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट आने वाले 125 दिनों में दे दिया जाएगा ताकि इनकी लाइफ और इम्प्रूव हो पाए इन देयर नेटिव प्लेस इटसेल्फ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। Supreme Court directs for an alternative mining site. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले देखो इस न्यूज़ आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हम खुद भी कवर कर चुके हैं और आप भी कई दफ़ा सुन चुके होंगे दैट देयर इज़ अ प्रपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट बीइंग ब्रॉट इन सलेकी प्रपोज्ड रेन फॉरेस्ट। सलेकी प्रपोज्ड रेन फॉरेस्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व से लगभग 15 किलोमीटर दूर सलेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है, जो एरिया टोटल लगभग 98 हेक्टेयर्स का है। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग चल रही है, लगभग 57 हेक्टेयर्स पे माइनिंग ऑलरेडी कोल इंडिया लिमिटेड कर रहा है कोल माइनिंग। रिमेनिंग 41 हेक्टेयर के लिए एक नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ऑन 7 अप्रैल 2020। इसी साल 7 अप्रैल को रिमेनिंग 41 हेक्टेयर के लिए माइनिंग प्रोजेक्ट अप्रूव किया था नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ ने। और उसके बाद से असम के अलावा पूरे इंडिया भर में, असम में तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट होने लगे अगेंस्ट दिस प्रपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट इन सलेकी फॉरेस्ट। और उसके बाद एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस प्रपोज्ड माइनिंग प्रोजेक्ट इन सलेकी फॉरेस्ट। और उस पिटीशन पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा जगह फाइंड करें फॉर दिस माइनिंग, लेकिन आप सलेकी फॉरेस्ट में ये माइनिंग प्रोजेक्ट को रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेकी फॉरेस्ट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे कई सारे तरह के फ्लोराज फोनाज मिलते हैं और इस कारण से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये गिने चुने एरियाज़ में से है असम के जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलता है और इस कारण से यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट करना विल बी वेरी मच हार्मफुल टू द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ असम। इस कारण से यहाँ पे आप माइनिंग प्रोजेक्ट को हटा लें एंड यू फाइंड सम सुटेबल ऑल्टरनेटिव माइनिंग एरिया फॉर दिस सलेकी फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे माइनिंग ना करके कहीं और जा करके माइनिंग प्रोजेक्ट लेकर के आए फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। दिस इज द डायरेक्टिव गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इस साल सलेकी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा दिहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व है और दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे किस किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, वो आपको एक बार जानना चाहिए, बोथ यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे मैंने पूरा नाम दे रखा है। देखो जैसे मैमल्स में चाइनीज़ पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, स्लो लॉरिस, स्टॉम्प टेल मकाक, एसएमीज मकाक, ये सब मैंने नाम दे रखा है। और इस साल उम्मीद है कि इसमें से कुछ ना कुछ एक आधा जानवर के नाम वो पूछ लेंगे प्रीलिम्स में, एपीएससी या यूपीएससी में। तो आप एक काम जरूर कर लेना, इन सारे एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स को एक बार देख लेना, उनका इमेज और उनके बारे में एक बार ब्रीफली पढ़ लेना। दे माइट आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दीज एनिमल्स और बर्ड्स। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 455 to 457. Topic number 455 is about trade policy review. देखो trade policy review of a country is conducted by World Trade Organization और all World Trade Organization members are reviewed and the frequency of each country's review vary according to the share of world trade. तो जिसकी वर्ल्ड ट्रेड में शेयर ज़्यादा, उसकी ज़्यादा जल्दी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से उसकी
ट्रेड पॉलिसी की रिव्यू होती है। देखो सरल शब्दों में आपको एक बात तो पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही है कि दुनिया भर में ट्रेड अच्छे से हो सके और दुनिया भर की जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो भी ट्रेड पॉलिसी है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के लाइन में हो। तो इस कारण से हर कंट्री का कुछ कुछ टाइम पे उनके ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू होता है और जिस कंट्री का ट्रेड शेयर ज़्यादा उसका रिव्यू उतना जल्दी उतना फ्रीक्वेंट तरीके से होता है। और इंडिया का इस साल होने वाला है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, इंडिया का इस साल होने वाला है फ्रॉम 15 to 17 सितंबर 2020, इसलिए ये इस साल न्यूज में है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 456 is about international debt statistics. It is a World Bank's database on external debt and financial flows of 128 countries in the World Bank data reporting system. It is published every year. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 457 is about India-Japan currency swap agreement. A bilateral currency swap is an open-ended credit line from one country to another at a fixed exchange rate. While India has such arrangement with many Asian nations, the arrangement with Japan is amongst the largest of such deals, valued at $75 billion. The currency swap agreement or arrangement will allow the Indian Central Bank to draw up, Indian Central Bank मतलब यहाँ पे RBI, to draw up to $75 billion worth of yen or dollars as a loan from Japanese government whenever it needs this money. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 452 to 454 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 455 to 457 can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.